फिशर और फिस्चुला में मुब्तला मरीज लें अब राहत की सांस। नई लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और फिस्चुला का मुमकिन है अब तेज तर और तसल्ली बख्श इलाज। लेजर तकनीक से होते हैं मरीज सिर्फ चंद दिनों में ही बिल्कुल सेहतयाब। Contact Dr. Ishad Kuche on 9419007114 7006282907। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका खैर मकदम है एक बार फिर से हमारे न्यूज़ पोर्टल QNS में। आज के जो हमारे मेहमान हैं विकार एच भट्टी, जिनका असल नाम मोहम्मद विकार भट्टी है। आज हमने इन्हें दावत दी है अपने स्टूडियो में। इनसे बात करेंगे इनके बारे में और जानेंगे कुछ और भी इनसे। विकार एच भट्टी साहब, आपका खैर मकदम है हमारे न्यूज़ पोर्टल QNS में। जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अल्ताफ साहब, आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का, तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। विकार साहब, मेरा सीधा आपके साथ ये सवाल रहेगा, विकार भट्टी कौन है? मैं एक आम आदमी हूँ। मैं नौजवानों की जो वॉइस होती है, जो वो शायद उठा नहीं सकते सोशल मीडिया में या मीडिया में, मैं वो उठाता हूँ। जो उसके दिल में होता है मैं उसकी बात करता हूँ दुनिया के सामने। मैं एक आम आदमी हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। बस कोशिश करता हूँ कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, आज से नहीं 72 साल से, मैं किसी पार्टी से या किसी सियासी जमात को ब्लेम नहीं लगाता हूँ। सब के सब ने ही जम्मू कश्मीर का यूज़ किया है, लोगों का इस्तेमाल किया है अपने फ़ायदे के लिए। बस उस आम लोगों का, उन आम अपनी बहनों का, अपने बुजुर्गों का, अपने नौजवानों का मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उनकी किसी न किसी तरह से कोशिश करता हूँ कि उनकी वॉइस को मैं दुनिया तक रखूँ, उनकी वॉइस रखूँ, उनकी बात जो वो नहीं कर सकते वो रखूँ। बस मैं यही हूँ। विकार एच भट्टी साहब, आपका ताल्लुक जम्मू कश्मीर के किस ज़िले से हैं और आपकी पढ़ाई कहाँ पे हुई है? आपका बचपन कैसे गुजरा है, ये थोड़ा सा हमारे नाजरीन को आप बताएं। मैं जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है रजौरी, मैं वहाँ से हूँ। तहसील थाना मंडी है, गांव मेरा साज है। मैं वहाँ से आता हूँ। मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, क्योंकि घर के ऐसे हालात नहीं थे कि मैं एक अच्छे स्कूल में पढ़ सकूँ। तो उसी वजह से मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। इतनी बड़ी तालीम भी नहीं है, मैं 12th तक ही पढ़ा हूँ ना। मैं किसी की तरह वो नहीं हूँ कि मैं झूठ बोलूँगा लोगों को कि नहीं मैं बहुत बड़ा कोई मैंने एजुकेशन की है, या मैं वकील हूँ, या मैं डॉक्टर हूँ, या कुछ ऐसा नहीं हूँ। मैं 12th तक पढ़ा हूँ क्योंकि घर के ऐसे हालात थे, मैं शायद आगे नहीं पढ़ सका। मैं स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड लेता था, खासकर क्रिकेट में। 2008 तक मैं बहुत क्रिकेट खेलता था और इस क्रिकेट ने मुझे कई चीज़ें सिखाई भी हैं और अपना पराया ये भी पता चला कि कौन अपना है कौन पराया है। असल में मेरी जर्नी जो स्टार्ट होती है 2008 में, जब मेरे गांव से एक मज़दूर इंसान है, मैं उसका आज नाम लेना चाहता हूँ, उसका शुक्रिया करना चाहता हूँ आपके चैनल के ज़रिए से। उसकी आज भी वो मज़दूर है, लेबर तबके में काम करता है। तो हमारे गाँव में बिजली नहीं थी, रजौरी सिटी से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है, ऐसे हालात थे। तो उनसे मैंने बात की तो मुझे कहने लगे कि आप क्रिकेट को छोड़िए, आप अपने गांव के लिए कुछ कीजिए। यहाँ देखिए बिजली नहीं है, हम टीवी नहीं देख सकते हैं। उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उस टाइम उम्र 24 थी। तो जब मुझे उन्होंने बोला, हम घास काट रहे थे गांव में, हम करते हैं एक दूसरे का घास काटते हैं, आज भी काटते हैं। तो घास काटते काटते हमारे में बात चली कि हम थोड़ा पंगेबाज भी था, मैं शरारती भी था, क्रिकेट खेलता था। आप जानते हैं क्रिकेट में बहुत कुछ होता है। तो मैंने क्या किया कि चलो, मैंने उनको बोला चलो चलते हैं सुबह DC के पास। तो मुझे नहीं पता कि डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस कहाँ है, कहाँ जाना है, मुझे कुछ पता ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में। हम 10 लड़के निकल जाते हैं और वो बंदा जो शाहजहान है, उनका नाम कल ही मेरे लगते हैं, तो वो भी मेरे साथ जाते हैं। तो मैं डिप्टी कमिश्नर के पास जाता हूँ, उनको बोलता हूँ सर मेरी ये गाँव की प्रॉब्लम है। तो डिप्टी कमिश्नर साहब कहते हैं कि यार ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता अभी। तो उस टाइम आपको पता ही है कि जहाँ भी गवर्नर राज था उस टाइम गुलाम नबी आज़ाद की कुर्सी चली गई थी। तो उसी टाइम में हम DC से बात पहुँचे। DC साहब कहते हैं यार मेरे पास अभी तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि सरकार नहीं है। तो मैं थोड़ा जज्बाती था, तो मैंने उनको बोला, मुझे पता नहीं था कैसे बात की जाती है ऑफिसर के साथ। तो मैंने बोला अगर भाई तू कुछ नहीं कर सकता तो कुर्सी छोड़ मुझे बैठा दे। तो DC साहब कहते हैं आपने बाहर जो आप उनके बंदे होते हैं, पुलिस होती है, तो उनको बुलाते हैं यार इसको अंदर ले जाओ। मैंने बदतमीजी की तो उनको लगा, तो मुझे पुलिस वाले वहाँ से ले गए। फिर तकरीबन 15 मिनट के बाद फिर मुझे DC साहब बुलाते हैं। फिर मैंने बात की, फिर मुझे रास्ता दिखाते हैं कि आप जाइए डिपार्टमेंट जाइए, मैं लिखता हूँ। फिर मैं एक्शन के पास गया, वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई।
तकरीबन जो लोग 8 साल में नहीं कर सके थे वो मैंने 25 दिन में रोड में स्ट्राइक करके जम्मू आया। मैंने ट्रांसफार्मर अपना बिजली जो थी गांव में लगवाई। उसके बाद मेरी सेकंड जर्नी होती है पानी के लिए, उसी गांव में पानी मेरे गांव में पहुंचता है। इसी तरीके से हम स्ट्राइक करते हैं। शुरुआत आपका कहना है कि शुरुआत आपके गांव से ही आपने शुरुआत की? जी, मेरी गांव से ही शुरुआत हुई, पानी बिजली से ही शुरुआत हुई अपने गांव के लिए। और फिर वहाँ नौजवान जो था जो मेरे गांव का, वो मुझे कहता है कि वकार भाई हमें आपकी बहुत ज़रूरत है गांव के लिए, तो आप क्या कीजिए कि अब 2011 में आपको पता है सरपंच इलेक्शन हुए थे, तो मुझे कहते हैं आप पंचायती इलेक्शन में आइए और यहाँ गांव के आप मुखिया बनिए। सबने कहा, तो मुझे इतना तो मैं था नहीं, पॉलिटिकली में स्ट्रांग नहीं था, घर से इतना पैसे में नहीं था, मिडिल क्लास फैमिली से था। बेहतर है, चलो जो भी है अल्लाह का शुक्र था, तो मैं तैयार हो जाता हूँ, मैं चलो जी मैं इलेक्शन करता हूँ। असल में जब मैं चुनाव में आता हूँ तो मुझे अपने ही लोग मेरे दुश्मन हो जाते हैं। उनका मैं नाम इस टाइम नहीं बताऊँगा, आज भी शायद हैं वो, तो अपने ही लोग दुश्मन हो जाते हैं। कहते हैं यार ये आदमी बशीर का बेटा, ये क्या सरपंच लड़ेगा, इसके पास तो स्टडी भी नहीं है, पढ़ाई भी नहीं है, 12th पढ़ा हुआ है, ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं कर सकता। वो लोगों के खिलाफ होते हैं और जो मेरे अगेंस्ट होते हैं, चलो वो भी अपने ही हैं लोग, वो कोई पराई नहीं है। जो मेरे साथ उस टाइम लड़े थे, चलो होता है चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, तो वो उन्हीं के साथ, जो मेरे अपने फैमिली मेम्बर थे उनके साथ चले जाते हैं। और लास्ट टाइम क्या होता है, जब हमारा वोटिंग होती है, जिस दिन एक दिन वोटिंग है और पहले दिन ही मेरा पोलिंग चेंज हो जाता है। मेरा गाँव में था पोलिंग और उसको रोड में लेके आ जाते हैं, क्योंकि मेरा वोट बैंक जो था, मुझे लोग जो पसंद करते थे, जो पीछे पहाड़ी लोग थे वो ज़्यादा पसंद करते थे, तो एकदम रोड में ले आ जाते हैं। तो रातों रात ये होता है, तो मुझे पता ही नहीं चलता, मैं कन्फ्यूज़न में लोगों को बोल नहीं पाता हूँ। दौड़ते दौड़ते सुबह जाता हूँ, भैया ये क्या हुआ, डीसी को पूछता हूँ, डीसी कहता मुझे नहीं पता। और इसी तरीके से एक दूसरे को ब्लेम लगाते हैं। तो बाद में चलो हम फिर भी हिस्सा होते हैं काउंटिंग के दरमियान। जब क्या होता है कि मुझे पिटाई होती है मेरी, अंदर मुझे एक DSP राजकुमार नाम था, कल पता नहीं क्या है वो, उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। पुलिस वालों ने बहुत बेरहमी से पीटा, मैं हॉस्पिटल चला गया। और उसके बाद पता चलता है कि दूसरे बंदे को डिक्लेयर कर देते हैं विन। मेरे सामने काउंटिंग नहीं होती और दूसरे बंदे को जब डिक्लेयर करते हैं मुझे पता चलता, तो उस दिन मुझे एक चोट सी लगती है, क्योंकि यंग था, 25 साल मेरी एज थी। और मुझे ये लगा यार आज पहली बार मैंने वोट दिया और अपने आप को दिया है। तो उस दिन मैंने एक कसम खा ली कि मैं आज वोट दे रहा हूँ, दिए है मैंने, और इंशाअल्लाह कि आज इन लोगों ने मेरे साथ गद्दारी की है, क्योंकि मैं एक गरीब फैमिली से आता था, एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था, मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। तो इन्होंने हराने में कसर नहीं छोड़ी, उसमें मेरे अपने भी थे, उसमें पॉलिटिकल लोग भी थे, इंतज़ामिया था, सब ने मिल के मुझे हराया, एक जंग को हराया, एक नौजवान को हराया। तो मैं आज कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी ना वोट दूंगा, ना खुद चुनाव में आऊँगा। वहाँ से मेरी एक जर्नी नहीं स्टार्ट होती है, लोगों के लिए काम करना, खिदमत करना। मैं यहाँ तक कि हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ मैंने लोगों के लिए काम नहीं किया हो। मैं उसी तरीके से मेरी वो जर्नी वहाँ से एक स्टार्ट होती है और आज दिन तक मैं लोगों की बस खिदमत करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा मानना है ये कि चुनाव में तब जाता है इंसान, तब चुनाव में डेमोक्रेसी जमहूरियत तब हो कि अगर ग्राउंड में जमहूरियत और डेमोक्रेसी हो, लोगों को बोलने की इजाज़त दी जाए। लोग अगर चुनाव में जाते हैं तो पब्लिक उसका साथ दे, ये नहीं कि 7 वोटों के ऊपर आप मेयर बन जाओ या MLA बन जाओ, वो ज़रूरी नहीं होता। लीडर वो होता है जिसको 90% लोग सपोर्ट करें, वोट करें, वो लीडर होता है। लीडर 7, 8, 10 वोटों का लीडर नहीं होता। विकास साहब, आपने कहा कि आपके साथ जाती हुई है जब आपने पहली बार इलेक्शन कंटेस्ट किया था आपने अपने थाना मंडी से। क्या ये उसी का गुबार है जो अब जाके भट्टी साहब जब भी किसी सोशल मीडिया में या टीवी चैनल्स पे आते हैं तो वो बाहर आ जाता है? क्या ये वजह तो नहीं है? नहीं, ये वजह भी नहीं है कोई, ये नहीं कि मेरी पर्सनल वजह थी। लेकिन हाँ, मैंने इस चीज़ को देखा है कि जब मुझे वहाँ अंदर मारा गया, मुझे पीटा गया, मेरी माँ को धक्के मारे गए, मेरी आंखों के सामने जब मुझे मारा गया तो मेरी माँ तड़प रही थी। और क्योंकि बच्चा तो कोई भी बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, माँ के लिए वो बच्चा ही होता है, तो तड़प रही थी। और मैं जब उसकी आंखों की तरफ देखा मैंने, तो मुझे लगा यार मेरे माँ बाप मेरे लिए कितना करते हैं, और मेरी फैमिली वहाँ तड़प रही थी जब मुझे मारा और मेरे साथियों को मारा। तो मुझे यार ये लग रहा था कि यार कहीं ना कहीं मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। क्योंकि जमहूरियत में अगर माना जाता है कि ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान दुनिया में एक वाहिद जमहूरियत मुल्क है जहाँ आपको बोलने की इजाज़त है, आपको हर काम करने की इजाज़त है, आप हर काम खुल के कर सकते हो, सरकार से क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन जब मैं वहाँ गया ना, जब 25 साल की एज में ही मेरे साथ गलत हो जाता है
कि जमहूरियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये, क्या यही नाराजगी है No. जो आपका टीवी डिबेट्स आते हैं वकार साहब आपके, क्या यही नाराजगी है कि कुछ लोगों ने आपके साथ गलत किया तो आज आप पूरे मुल्क पर जो भी आपका होता है बड़े तेज ये होते हैं, आपके जो बयान होते हैं बड़े तेज हो, क्या यही वजह है? नहीं, ये वजह भी नहीं है। वजह असल में जो भी है वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। वजह असल में है कि जब मैं आपको बताऊं कि मैं पहले भी उसके बाद भी 2011-12 के बाद में 2-4 साल में साइलेंट रहा, काम करता रहा, सोशल वर्क करता रहा, लेकिन मैं मीडिया में आता नहीं था, सोशल मीडिया में कोई अपना आर्टिकल या बयान नहीं देता था। लेकिन असली वजह जब बनी है, जब ब्राउन वानी का इनकाउंटर होता है और उसके बाद वैली में पैलेट्स गन का इस्तेमाल होता है, खुलेआम इस्तेमाल होता है, बच्चियों की रोशनी जाती है। तो तब जब मैं वो पिक्चर देखता था, जब अपनी बच्चियों और बच्चों की, बहनों भाइयों की जब पिक्चर देखता, तो उनके चेहरे जो पैलेट्स की वजह से जिस्म उसके ना देखे नहीं जाते थे, तो उस चीज़ को देख के मैं बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती थी। और इतनी तकलीफ़ होती थी कि मैं कहता था कि मैं क्या करूँ इनके लिए, क्या कर सकता हूँ। लेकिन अपने आप से एक सवाल पूछता था, यार क्या करूँगा अभी, क्या मैं, मेरे पास क्या पावर है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो फिर मैंने सोचा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस्लाम भी मुझे इसकी इजाज़त देता है और इंसानियत भी ये कहती है कि कहीं गलत हो तो चुप मत बैठो, आप बोलो, आवाज़ उठाओ। अगर आपसे कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम आवाज़ उठाओ, बोलो कि यार ये गलत हो रहा है, हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उससे बाद मैं बोलने लग गया, खुल के सामने आ गया मीडिया के ऊपर, और मैं दुनिया को ये सवाल पूछने लग गया कि भाई हमारा कसूर बता दो आप। क्या आपकी कोशिश रही, किसी तक आपने ये बात पहुंचाई कि आपको टीवी डिबेट्स में बोलना पड़ा? इससे पहले आपने कोशिश की कि ये बात यहाँ जो हमारे जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उस तक आपने ये बात पहुंचाई? जी, बहुत बार कोशिश की है मैंने, लेकिन असल में मेरी बात किसी ने सुनी ही नहीं। मैं जब भी किसी के लिए बात करता था, लोग मुझे गांव से करते थे या वैली से कोई करता था। मेरे भाई के साथ हुआ, मेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया, उसके ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट हो गया, स्टोन पेल्टिंग में उसको अंदर ले लिया, OGW में अंदर ले लिया। मैं वहाँ के SHO से, SSB से, डिप्टी कमिश्नर से बात करता था, तो वो फ़ोन ही रख देते थे, मेरी बात ही नहीं सुनते थे। ठीक है, तो कम से कम होता है ना कि हमारे लिए एक बना है जी, ये थाना है, SHO है, तो उसके साथ अगर किसी कुछ हो जाता है हमारे गांव से या कहीं बाहर स्टेट से कहीं हो सकता, तो हमें लोग फ़ोन करते हैं, भाई हम सोशल वर्क करते हैं, एक्टिविज्म करते हैं, लोग हमें फ़ोन करते हैं, भाई हमारे बच्चे के साथ ये हो गया, हमारे भाई के साथ ये हो गया। तो हमने बात किससे करनी है? हमें तो वहाँ के पहले तो SHO से करनी है, SHO नहीं सुनेगा तो हमें SB से करनी है, SB नहीं करेगा तो डिप्टी कमिश्नर को, तो कौन होता है कि सरकार नहीं तो डिप्टी कमिश्नर है, तो हम DC से बात करेंगे। जब ये तीनों ही हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, खुद से ही ये जजमेंट बना लेते हैं। क्योंकि एक बात बताऊं कि जब भी आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हो, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, इल्ज़ाम है, जब तक उसको कोर्ट साबित नहीं करेगा, आप कोर्ट साबित करने से पहले ही उसको गिल्टी सर्टिफिकेट दे देते हो। आपने कई बार देखा होगा जम्मू कश्मीर के, खासकर कश्मीर वैली का बच्चा या पीर पंजाल या चनाब वैली का कोई नौजवान बाहर की स्टेटों में या यहाँ भी जब भी उसको अरेस्ट किया जाता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है, सबसे पहला मीडिया में ट्रायल चल जाता है, आतंकवादी पकड़ा, ये लश्कर का टेररिस्ट पकड़ा, जैश का पकड़ा, फलाना ABCD सबका ब्लेम लगा दिया जाता है कि इसके साथ काम करता है। अब वही बच्चा 2 साल के 4 साल के बाद कितने केस ऐसे आपको भी पता रहता है सब, कि जब वो उसको कोर्ट बाय इज्जत बरी करता है। तो मेरा ये सवाल है कि आप 10 साल या 15 साल एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर देते हो आप जेल में, उसका कैरियर तबाह कर देते हो, उसकी पूरी फैमिली खत्म हो जाती है, और उसके बाद आप कहते हो नहीं जिसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो बताओ जो 10 साल उसने जेला है, जो उसकी फैमिली खत्म हो गई, उसकी एजुकेशन खत्म हो गई, उसका सब कुछ खत्म हो गया, क्या उसका वो हिसाब आप दे सकते हो? क्या वो SHO उसका हिसाब देगा जिसने उसको पकड़ा था? क्या वो SB हिसाब देगा, या वो एजेंसियां हिसाब देंगी, या वो सरकारें क्या इसका हिसाब दे सकेंगी? नहीं दे सकेंगी। अदालत को क्या, अदालत ने तो प्रूफ करके दे दिया 10 साल में। उसके बाद वहां तक कि आप कम से कम, अगर आप बच्चे, मैं मानता हूँ ठीक है जी, मेरे से मैं 2 बार जेल में रहा, जब मैं जेल में रहा, एक बार 6.5 महीने रहा, एक बार 40 दिन रहा, तो आपने पहले ही मुझे बोल दिया जी आप देशद्रोही। आपने तो इल्जाम लगाया ना, ब्लेम लगाया, पुलिस ने, सरकार ने बोला जी ये एंटी नेशनल है, इसके ऊपर चार्ज लग गया वकालत भट्टी एंटी नेशनल। तो आज मुझे उसी नजर से देखा जाता है कि मैं एंटी नेशनल हूँ, मैं एंटी नेशनल खुद। मैं अपने, क्या आप एंटी नेशनल हैं? जम्मू कश्मीर के लिए बात करता हूँ। अगर जम्मू कश्मीर के हक की बात करना, जम्मू कश्मीर के मसले मसाइल की बात करना, देशद्रोही है तो मैं हूँ देशद्रोही। अगर बीजेपी से सर्टिफिकेट ये मिलता कि मैं देशद्रोही हूँ, बीजेपी देशभक्त है, जो 1947 से अंग्रेजों की गुलाम थी, बीजेपी के लोग या वो लोग चलने वाले, उनके साथ देने वाले, अगर आज वो मुझे ये कह रहे हैं कि तुम देशद्रोही हो क्योंकि तुम प्रो कश्मीरी हो। प्रो कश्मीरी का मतलब क्या होता है? मैं कश्मीर की बात करता हूँ,
मैं कश्मीर की आवाम की बात करता हूँ, मैं कश्मीर के नौजवानों की बात करता हूँ, बहनों की बात करता हूँ, बुजुर्गों की बात करता हूँ। अगर मैं एंटी नेशनल हूँ उनकी नज़र में तो हूँ। आपने कोर्ट में लेके मुझे दो बार आपने मेरे ऊपर सटिशन के चार्ज लगा लिए कि वकार भट्टी देशद्रोही है। ठीक है, वो जो मेरे केस है वो कोर्ट में है, कोर्ट फैसला करेगा क्या है उसमें असल में वो देशद्रोही है या नहीं, वो तो चलो उसके ऊपर तो कोर्ट फैसला करेगा। आपने कहा कि बीजेपी ने देशद्रोही का लेबल हम पे लगाया है, आपकी नजर में कौन सी पार्टी यहाँ पे जो अच्छी पार्टी है? कोई नहीं। कौन बोलता है यहाँ पार्टी अच्छी? सर कांग्रेस बीजेपी आई है ना सत्ता में, आज बीजेपी आई है। बीजेपी तो मान लो कि आज का नहीं है, बीजेपी जब जनसंघ बना तब से उनकी वो पॉलिसी है कि हम 370 को हटाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये तो क्लियर मानना चाहिए, हमें इस चीज को मानना चाहिए कि उनकी पॉलिसी क्लियर है। कांग्रेस की पॉलिसी क्या है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी क्या है, पीडीपी की पॉलिसी क्या है? ये पीछे से खंजर मारती हैं, ये हमारा इस्तेमाल करती हैं। अब ये आपने मुझे टिश्यू पेपर दिया, मेरे हाथ में रखा है टिश्यू पेपर, मैंने चेहरे को साफ किया, पसीना साफ किया, उसके बाद ये बेकार हो गया, इसको अब कचरे में फेंकना है ना। वही बाकी जमातों ने किया हमारे साथ, हमारा इस्तेमाल किया है, हमेशा इस्तेमाल किया, हमें वोट बैंक के लिए समझा। जब भी कोई एमएलए आता है हमारे पास, वोट दो, उसके बाद कहाँ दिखता है? बिजली पानी नहीं चाहिए आज स्टेट को, आज रोड नहीं चाहिए। पहले इंसान की जिंदगी जो इस तरह मुश्किलात में पड़ी हुई, हमारा बच्चा स्कूल जाने से एक बाप डरता है वैली में, आज एक माँ डरती है कि हम अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, वो जिंदा वापस आएगा नहीं आएगा। कोई एनजीओ चलाते हैं आप या किसी एनजीओ के साथ आपका जुड़ा? सर मैं आज दिन तक किसी एनजीओ के साथ नहीं गया, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं गया। ये मेरा पहले से मानना है कि मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एनजीओ फंड्स लेती हैं और लोगों के लिए काम नहीं करती हैं। क्लियर है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, दुनिया में ऐसा हो रहा है। कोई एनजीओ ऐसी है शायद 100 में से एक है जो लोगों के लिए काम करेगी, बाकी सब एनजीओ का एक बिजनेस है। रही पॉलिटिकल पार्टियों की बात, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि वो आम लोगों को टिश्यू पेपर समझते हैं। वो किसी बड़े पॉलिटिकल सेलिब्रिटी से या फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी से मुझे उनसे अच्छा ही नहीं लगता कि मैं उनके साथ बात भी करूं, क्योंकि अपनी जगह वो ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूं, मैं उनको गलत नहीं बोलूं। भट्टी साहब, कुछ दिन पहले आप सोशल मीडिया में एक पार्टी, सोशल नॉन पॉलिटिकल पार्टी का वो एनजीओ का एक इनॉग्रेशन था, उसमें आप मौजूद थे, उसका क्या? जी सर, वो एक मूवमेंट है, एक फ्रंट है हम सबका, इसी वजह से बना कि हम तमाम ऐसे कैदियों के लिए जिनकी हम बात करते हैं, हम इनके लिए काम कर सके, जिनके लिए कोई काम नहीं करता। ड्रग्स हमारे घर तक पहुंच चुका है, जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता, क्योंकि पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ड्रग डीलर हैं। कोई डरते हैं बेचारे कुछ लोग, या किसी का इन्वॉल्वमेंट होता है, किसी न किसी दोस्ती से कुछ ना कुछ होगा उनका, शायद मैं उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, या किसी ना एजेंसी के साथ है। ये बिल्कुल अवाम की एक मूवमेंट है, और हमारे लिए अवाम पहले है, जम्मू कश्मीर के लोग पहले हैं। हम कभी सोच भी नहीं सकते चुनाव के बारे में सर, क्या हालात ही नहीं चुनाव के बारे में, आप क्या सोचोगे? उसका मतलब ये है भट्टी साहब के आगे चल के जब हालात ठीक होंगे तो भट्टी साहब चुनाव में भी कभी नहीं, भट्टी कभी चुनाव में नहीं जा सकता हूँ। अच्छा भट्टी साहब, चूंकि आप साथ साथ अपने हालात के बारे में भी बताते हैं, भट्टी साहब कब से देखने को नहीं मिलेंगे? भट्टी साहब कब थक जाएंगे? ये बहुत जो आप काम कर रहे हैं, कब थक जाएगा भट्टी साहब? कब नहीं देखने को मिलेगा? सर थकाने की, जहाँ तक थकने की बात है, जहाँ पर बैठने की बात है, मैं 18 से अभी तक 2-3 बार जेल जा चुका हूँ, और मुझे फैमिली का प्रेशर भी बहुत रहता है कि आपको इलेक्शन नहीं लड़ना, आप चुनाव में नहीं जाना चाहते हो, तो आप क्या करना चाहते हो? आप क्यों ऐसे काम कर रहे हो जहाँ बार बार आपको जेल जाना पड़ता है? तो आज मेरे बच्चे भी हैं, फैमिली है, 3 बच्चे भी हैं, वाइफ भी है, माँ बाप भी हैं, सभी मुझे यही बात कहते हैं। और इतना तक कि मेरा एक बेटा है इदनान, तो वो भी कहता है डैडी अब जेल में मत जाया करो, सब कुछ करो जेल में मत जाया करो, बच्चे हैं। तो मैं उनको भी यही कहता हूँ बेटा कि हमने बहुत सहा है, मैं ये चाहता हूँ कि जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं वो मेरे 3 बच्चे जो हैं, बेटियाँ और बेटा, वो न जिए, वो कश्मीर का कोई भी बच्चा वो ज़िंदगी न जिए जो हम जी रहे हैं, जो हम डर डर के जी रहे हैं, हम खून खराबा देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि कश्मीर का कोई बच्चा ना देखे। भट्टी साहब, आखिर में आपसे मैं ये पूछूंगा कि आप कहना क्या चाहते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट जो हैं, या हमारी स्टेट जो गवर्नमेंट है यूटी की, उनसे क्या कहना चाहते हैं आप कि हो सकता है कि वो आज ये आपकी बात सुनी जाए? सर उनसे यही कहना चाहता हूँ कि हम जम्मू कश्मीर के लोग भी इंसान हैं, हमारी भी फीलिंग्स हैं, हमारे भी जज्बात हैं। ठीक है, हम मुसलमान हैं, क्या पता आपकी राजनीति इसके ऊपर होगी, लेकिन हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, हमारे परिवार सफ़र कर रहे हैं।
आज से नहीं, कितने सालों से। क्या हमें वो ज़िंदगी मिलेगी जो ज़िंदगी दिल्ली के लोगों को मिलती है, जो ज़िंदगी महाराष्ट्र के लोगों को मिलती है, जो ज़िंदगी ब्रिटेन के लोगों को मिलती है, जो ज़िंदगी दुबई के लोगों को मिलती है? क्या वो ज़िंदगी कभी हमें मिलेगी? हम भी जीना चाहते हैं सर, हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे रात को 12-1 बजे बाहर जाए, घूम के आएँ, हम घूम के आएँ, हम शॉपिंग करके आएँ, हमें कोई डर ना हो, हमें कोई ख़तरा ना हो। हम वही ज़िंदगी चाहते हैं सर, हम इनसे कुछ नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अगर आप एक बताइए कि अगर एक पॉलिटिकल लीडर या एक एक्टिविस्ट दिल्ली वाला या महाराष्ट्र में बात करता है, उसको 2-4 दिन में 10 दिन में जमानत मिल जाती है, बेल मिल जाती है। उसी तरफ दूसरी तरफ आइए, जम्मू कश्मीर में आपके कई सालों से लोग पड़े हुए हैं जेलों में सर। अगर आप उनसे पूछेंगे सर आपके साथ क्या हुआ, क्या किया आपने, कहेगा कुछ नहीं किया। मैं जेल में जब उनसे पूछता था ऐसे कुछ लोग, आपने क्या किया था असल में बताओ। अब वो 2-4 साल में तो नहीं झूठ बोल सकता कि मैंने क्या किया, बेचारे को आगे 2 साल जेल में हो गया, कहता कुछ पता ही नहीं। उसको खुद ही नहीं पता उसको जेल में क्यों रखा हुआ है। उस बेटे को नहीं पता, उस बाप को नहीं पता, उस माँ को नहीं पता कि हमें जेल में क्यों रखा हुआ है। आप यहाँ तक ये देखिए कि एक हुकूक जो छोटे बच्चों को, 18 साल से नाबालिग बच्चों को आप जेल में नहीं रख सकते। हिंदुस्तान का आइन कहता है, हिंदुस्तान की जमहूरियत कहती है। निर्भया केस में 3 साल एक नाबालिग था, उसको 3 साल के बाद जेल से छोड़ दिया गया। हमारे बच्चे सर 15-15 साल के कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको 3-3 साल नहीं 5-5 साल आपने जेलों में रखा, 6-6 साल आपने जेलों में रखा। फिर भी जब बाद में वापस आते हैं आप फिर उसके ऊपर पब्लिसिटी एक्ट करके फिर अंदर कर देते हो। सर आपको डरना नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हो कि जम्मू कश्मीर हमारा है, आप वही कहते हो ना हमारा जम्मू कश्मीर हमारा है, हमारा अटूट अंग है। भाई अटूट अंग ऐसे नहीं होता। कुछ लोग ये भी कहते हैं सर आपको पता है, आपको ये पता होगा कि हिंदुस्तान बाप है ना। हम बाप से सवाल पूछें तो भाई बाप से सवाल पूछा भी जाता है। जब बाप क्या करता है कि 2 या 4 बेटे हों और एक बेटे के साथ गलत करेगा ना तो बेटा विरोध करेगा, बगावत करेगा। बेटा हमारे तरफ सोचा है कि नहीं कि हम देंगे हकूक। मैं पाकिस्तान से भी कहता हूँ यहाँ राजनीति मत कीजिए हमारी लाशों के ऊपर। हिंदुस्तान को भी कहता हूँ राजनीति मत कीजिए। आप लाइन ऑफ कंट्रोल में देखिए किसके बच्चे मरते हैं यहाँ, दोनों तरफ कश्मीरी मर रहा है, चाहे वो पुंछ हो, मेंढर हो, उड़ी हो। जब सीज़फायर वायलेशन होता है इधर से गोली चलती है कश्मीरी मरता है, उधर से गोली चलती है कश्मीरी मरता है। दोनों तरफ का कश्मीरी तो मर रहा है ना, पिस तो कश्मीरी ही रहा है। इन 2 पहलवानों के चक्कर में फंस गए हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि दोनों मुल्क बैठें, कश्मीरी आवाम को उसके साथ रखें डायलॉग में और जम्मू कश्मीर का मसला हल करें। 72 साल से लड़ाई चल रही है। आप 370 को हटा दोगे, आप इसको ये कहोगे यूटी बना दोगे। कल पाकिस्तान जिसको आज़ाद कश्मीर जिसको कहता है, जो आज़ाद कश्मीर है पाकिस्तान, आप पीओ के कहते हो, हिंदुस्तान उसको पीएक के कहता है, पाकिस्तान उसको आज़ाद कश्मीर कहता है। कल वो वहाँ उसको अपना एक रियासत डिक्लेयर कर देगा कि हमारी रियासत है, ठीक है, वो उसको कर देगा, आप इसको कर दोगे। इससे हमारा नुकसान हो रहा है सर, इससे दिल्ली इस्लामाबाद का नुकसान नहीं हो रहा। आप देखिए हम 3 हिस्सों में बढ़ चुके हैं, 5 हिस्सों में बढ़ चुके हैं। गिलगित पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है। जम्मू कश्मीर आज़ाद उसको बोला जाता है कि वो कश्मीर आज़ाद कश्मीर है। उसके बाद 2 हिस्से, एक हिस्सा यहाँ है हमारे पास, एक लद्दाख का हिस्सा बन चुका है और एक चाइना के पास है। 5 हिस्से हमारी स्टेट के पहले बन चुके हैं। आप क्या चाहते हो? आप कश्मीर की यूथ समझ चुकी है, नौजवान समझ चुका है। हमें हर पॉलिटिकल पार्टी को इग्नोर करना है, सिर्फ खुद को लीडर बनना और खुद से सवाल करना सरकार को। साहब की नाराजगी हिंदुस्तान के साथ कब खत्म होगी? कोई दिन ऐसा होगा जब भट्टी साहब हमारे डिबेट चैनल्स में नाराजगी खत्म होने का, जिस दिन मेरी कश्मीर की आवाम को वो हकूक दिया जाएगा, जिस दिन मेरी स्टेट की आवाम को, स्टेट के नौजवानों को वो हकूक दिया जाएगा जो नई दिल्ली ने वादा किया था। नाराजगी तभी खत्म होगी जब हिंदुस्तान जो वादे किए हैं कश्मीरियों के साथ वो पूरे हो जाएंगे। ये हमारे साथ विकार एच भट्टी जिन्होंने अपनी बात यहाँ पे रखी। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं भट्टी साहब कि आपने अपना वक्त निकाल के यहाँ हमारे स्टूडियो में अपनी बात रखी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। पायल्स